पिछले वीडियो में हमने देखो औपचारिक व अनौपचारिक जो श्रम संगठन था या औपचारिक और अनौपचारिक जो श्रम क्षेत्र था उसको काफ़ी डिटेल से देखा। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखो यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 13 में भारत में श्रम कल्याण। तो देखो इसमें हम पढ़ते हैं भारत में श्रम कल्याण के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, यानी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। तो इसमें देखो काफ़ी डिटेल नहीं दिया है, आप इसको देखो एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके साथ ही आप देखो जो आपके करंट के ये सब देखो ऐसे टॉपिक है जो करंट से आते हैं, राइट। अगर करंट में किसी वर्ष जो कि न्यूज़ मिला है, जैसे अभी देखो 4 श्रम कानूनों को मिला के जो कि एक ही कानून वगैरह बनाने की बात की गई थी 2021 में, राइट। तो इस तरह के आर्टिकल वगैरह इस पर जो आर्टिकल आते हैं वहाँ से जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिल जाएंगे करंट के, वहाँ से आप जो कि इस तरह के टॉपिक को नोट में ऐड करते रहिएगा। फिर भी हम देखो यहाँ पे एस पांडे जी की बुक में जो दिया है वो देख लेते हैं, भारत में श्रम कल्याण के बारे में क्या आता है। ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो कि क्वेश्चन बनना श्योर है, हमेशा क्वेश्चन बनता रहेगा। ये जो टॉपिक है ना काफ़ी सेंसिटिव टाइप का टॉपिक है सोसाइटी के हमारे, तो इस पे देखो हमेशा जो कि क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको फटाफट से। बोला जा रहा है कि भारत में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के भीतर श्रमिकों के बीच गैर बराबरी के रिश्ते हैं। देखो आप विभिन्न उद्योग देखोगे, औद्योगिक क्षेत्र देखोगे तो वहाँ पे जो श्रमिक हैं उनमें देखो गैर बराबरी का क्षेत्र। अब देखो ये गैर बराबरी जाति के आधार पर भी हो सकती है, इनकम के आधार पर भी हो सकती है ना, और कह लो वर्ग के आधार पर भी हो सकती है, रहन सहन के आधार पर भी हो सकती है। तो ये विभिन्न प्रकार के देखो हमको जो कि लेबर वर्ग में जो कि आपका शोषण मतलब कि एक तरह से गैर बराबरी के रिश्ते देखने को मिलते हैं। देखो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बोला जाता है जिससे शोषणकारी तत्वों का समर्थन मिलता है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में श्रम कल्याण पर जोर दिया जा रहा है। श्रम कल्याण से क्या होगा, इस तरह जो शोषण होता है श्रमिकों का वो जो कि नहीं होगा, उससे जो कि हम जो कि निजात पाएंगे और श्रमिक भी जो कि पूर्ण मन से जो कि पूर्ण इच्छा बल से जो कि अपने काम को करेंगे, राइट। तो इसलिए देखो आपका जो कि श्रम कल्याण जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसी क्रम में इसी स्थिति के लिए सरकार कानून बनाकर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है। यहाँ पे यहीं पे देखो जो कल्याणकारी गवर्नमेंट है उसका रोल बढ़ जाता है, और वो जो कि ऐसे श्रमिकों का शोषण ना हो सके इसके लिए देखो विभिन्न कानून वगैरह बनाती है। तो यहाँ पर हम देखो कुछ कानून को समझेंगे, जानेंगे कौन कौन से एक्ट वगैरह हैं जो कि श्रमिकों को इस तरह के शोषण से समाधान दिलाता है और उनकी जो कि कल्याण के दिशा में काम करता है। तो देखो यहाँ पे कहा है कि श्रम कानूनों का इतिहास भारत में देखोगे तो लगभग 150 साल पुराना है। बहुत से श्रम कानून है जो कि 150 साल से जो कि भारत में चले आ रहे हैं। इसके अलावा देखो जो श्रम कानून है उसके अलावा देखो क्या है जो श्रम कल्याण से संबंधित है, वो है आपका ट्रेड यूनियन आंदोलन, यानी कि श्रमिकों का जो एक संघ होता है उसके थ्रू भी जो कि श्रम कल्याण जो कि सुनिश्चित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे बताया जाएगा चूंकि जो आपका श्रम है वो समवर्ती सूची का विषय, यानी कि इस पर देखो राज्य भी कानून बना सकता है और जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है वो भी दोनों भी कानून बना सकती है। तो ये ध्यान रखना, आपका श्रम किसमें समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए केंद्र तथा राज्य दोनों ही श्रमिकों के हितों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इस विषय में देखो व्यापक कानून बने हुए हैं। इन कानूनों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे देखो जो भी कानून श्रम कल्याण से बने उसको 2 भागों में बांट के यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला देखो पहले श्रेणी में वो कानून आएंगे जो काम के नियंत्रण से संबंधित है, दूसरे जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। मतलब कि ऐसे श्रेणी में पहला कानून है जो कि काम को नियंत्रित करता है कि कैसा काम होगा, किस तरह का काम करना होगा, काम का समय वगैरह क्या होगा, काम की एनवायरनमेंट वगैरह क्या होगा, इस तरह की बात होती है। दूसरा क्या है सामाजिक सुरक्षा से, मतलब आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। आपको क्या सुविधा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने जाने का किराया भाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वर्क प्लेस पर आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, टिफिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सब की कैंटीन मिलेगा कि नहीं, इन सब की बात यहाँ पे आपका सामाजिक सुरक्षा संबंधित चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो कहा जाता है कि पहली श्रेणी जो हमने बताया था काम के विषय में लेकर, तो बोला कि इस श्रेणी में देखो कौन कौन से एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम है, न्यूनतम वेतन अधिनियम है, दुकान व संस्थान अधिनियम है, वर्क मीन्स कंपनसेशन एक्ट है, ठेका मजदूर नियंत्रण है तथा समान वेतन अधिनियम आदि रखे जा सकते हैं आपके पहले श्रेणी में, जहाँ पे काम को लेकर जो कि कई सारे विधान बनाए गए हैं। दूसरी श्रेणी में देखो जो सामाजिक सुरक्षा संबंधित है उसमें देखो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है, और आपका इसमें देखो एम्प्लॉयज़ फैमिली स्कीम है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है। तो इस तरह के विभिन्न एक्ट है जो आपकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा देख लो बागान श्रमिक एक्ट, खादान एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, ये सब भी कुछ अन्य कानून है जो श्रमिकों के कल्याण के संबंध में काम करते हैं के संबंध में जो कि बनाए गए हैं। इससे क्या होगा देखो जो श्रमिकों के कार्य क्षेत्र के बाहर
मतलब देखो कुछ और कानून की बात की जाएगी, कुछ अन्य कानून में जो श्रमिकों को कार्य क्षेत्र के बाहर भी उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यानी एक तरह से आपको इंश्योरेंस करता है। अगर मान लो आप काम से बाहर कहीं जा रहे हो, कहीं बाहर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो भी जो कि ये एक्ट जो कि आपको इंश्योरेंस के रूप में मुआवजा वगैरह देगा, मतलब जैसे कुछ राशि वगैरह धनराशि देगी जिससे आप अपना इलाज वगैरह अच्छे से करा सको। तो देखो कहा जा रहा है मेडिकल सुविधा भी दी जाती है। अगर समय पर अगर आप बीमार पड़े, कोई दिक्कत हो रहा है, तो ये कंपनी जो कि आपके मेडिकल खर्च को वहन करेगी, या फिर अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो कि आपके मेडिकल का खर्च वहन करेगी, आपका और आपके फैमिली का भी। गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट वाली जॉब है तो आपकी फैमिली का भी जो कि मेडिकल गवर्नमेंट वहन करती है। फिर इसी तरह देखो कहा जा रहा है कि इसके लिए देखो जो मेडिकल फंड रहता है, इसके लिए देखो मालिक और कार्मिक, यानी जो कंपनी का मालिक है वो और जो श्रमिक कंपनी में काम कर रहा है वो, ये दोनों के पैसे से कुछ पैसे जो कि जाते हैं इस फंड में, जिससे जो कि मेडिकल सुविधा जो कि जो आपका वर्कर है उसको मिलता है। फिर देखो यहाँ पर बताया जाए कि इस प्रकार औद्योगिक श्रमिक काफ़ी विस्तृत पैमाने पर सुरक्षा पाते हैं, यानी कि जो आपका फॉर्मल सेक्टर है ना, औपचारिक संगठन है, उस क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो काफ़ी जो कि सुविधा इनको मिलता रहता है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक इन अधिनियमों द्वारा दी गई कल्याणकारी सुविधाओं का उपभोग कर सकता है। अब देखो यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र की बात होगी, तब अब यहाँ पे अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में भी बात करते हैं कि उनको किस तरह की सुविधा या उनको किस तरह से सुरक्षा मिलती है। तो बोला जाए कि औपचारिक के मुकाबले अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को कम कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। कुछ अधिनियम अवश्य हैं जो इस क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होते हैं, जैसे सेवा मजदूर नियंत्रण तथा उन्मूलन अधिनियम, समान वेतन अधिनियम तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम। जैसा अभी देखो हाल ही में जो गवर्नमेंट ने 1 साल पहले जो कि आपका न्यूनतम वेतन अधिनियम निकाला था, उसको मतलब कह लो उसमें संशोधन किया था। तो अब बोला था कि 202 रुपये न्यूनतम वेतन कम से कम किसी भी मजदूर का होगा, इससे कम नहीं होगा किसी भी स्टेट में। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, मतलब 202 से अगर चाहे तो 230 240 कर सकती है, पर न्यूनतम 202 रुपये उनका होगा ही होगा। तो इस तरह का जो कि न्यूनतम वेतन मजदूरों का जो कि निर्धारित किया गया है। फिर देखो कि यहाँ पे इस तरह की देखो अधिनियम है, लेकिन बोला जाए कि परंतु ज़्यादातर कारखाने जो मैक्सिमम कारखाने जहाँ पे अधिकतर जो कि लोग काम करते हैं वो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में नहीं आते, यानी इनफॉर्मल सेक्टर के जो कारखाने होते हैं वो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में नहीं आते, इसलिए वहाँ काम की स्थितियाँ सामान्यतः अनियंत्रित रहती हैं। यहाँ तक कि उनके काम को नियंत्रित करने के लिए जो अधिनियम बने भी हैं उन्हें भी वो लागू नहीं हो पाते, क्योंकि वो देखो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आते, और जो भी थोड़ा बहुत नियम वो जो कि काफ़ी ढीले डाले उनको ठीक से लागू नहीं किया जाता। इसलिए देखो जो आपका अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक है वो उनके लिए जो कि खतरे की घंटी है, यानी उनको जो कि अच्छा माहौल में काम नहीं मिल पाता है और वेतन भी काफ़ी कम मिलता है। तो इस वजह से वे मौजूदा कानूनों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। श्रमिक किसी विकल्प के अभाव में उन अनियंत्रित और शोषण का स्थितियों में भी काम करने पर बाध्य हो जाते हैं। इस तरह से देखो कि जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक होते हैं कोई भी उनके पास विकल्प नहीं होता, इसलिए देखो वो शोषणकारी स्थिति में भी काम करने के लिए विवश होते हैं। तो यहाँ पे बताया जाए कि जो अनौपचारिक क्षेत्र है मोटा मोटा ये होता है कि उसके लिए देखो कोई खास कानून वगैरह है नहीं उसके सुरक्षा के संबंध में। तो यहीं पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है आपका श्रम कल्याण वाला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है, भारत में औद्योगिक श्रमिक व श्रमिक संघ। तो चलिए देखते हैं इसको। बोला जा रहा है कि औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को उनके लिए बनी सुविधाएं तभी मिल पाती जब वे सामूहिक रूप से एकताबद्ध होकर कार्रवाई करते हैं तथा ट्रेड यूनियन यानी श्रमिक संघ में संगठित होता है। यानी जब तक कोई देखो मजदूर जो कि अपने एक संघ में एक नहीं होगा, उसका संघ एक साथ उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक जो कि उनकी आवाज़ या उनकी बातें या उनकी मांगे को सुना नहीं जाएगा। तो इसीलिए बोला जाए कि मजदूर की जो या फिर जो श्रमिक है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, उसकी मांग को सुनने के लिए उनको एक संगठन के रूप में होना जरूरी है। फिर तो कहा जाए श्रमिक संघ के माध्यम से श्रमिक अपनी मांगे प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। इन मांगों पर दोनों पक्षों में बातचीत होती है और प्रबंधक कुछ मांगे मान सकते हैं। इस तरह श्रमिक संघ श्रमिकों की मांगों को संस्थागत रूप से दिशा देने में सहायक है। श्रमिक संघ के अभाव में श्रमिकों की समस्याओं का पता नहीं चल पाता है। यानी अगर देखो आपका ट्रेड यूनियन टाइप का चीज़ नहीं होगा श्रमिकों के संबंध में, तो उनकी क्या समस्याएं वो जो कि प्रबंधक तक वो आवाज़ जा ही नहीं पाएगी, और प्रबंधक भी ज़्यादा इस पर जो कि काम मैनेजमेंट जो होता है वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट से मतलब है। अगर इनका कोई संगठन नहीं तो एक दो आवाज़ें उठा रहे तो कोई मतलब नहीं, वो बोलते बोलते खुद ही चुप हो जाएगा। इसलिए आपका यूनियन जरूरी होता है, राइट। तो कहा जाए कि भारत तथा इंग्लैंड में औद्योगिकरण के आरंभिक दौर में श्रमिकों को श्रमिक संघ बनाने का अधिकार नहीं था, ताकि वो जो कि अत्यधिक मांग अपनी जो मांगे हैं या फिर उनका जो शोषण है उसके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। जब औद्योगिकरण का आरंभ हुआ था तब की बात कर रहा है। इसलिए जब शिकायतें अधिक हो जाती थी, अब देखो कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वो संघ वगैरह बना सकती हैं, तो इसलिए बोला जाए कि इसलिए जब शिकायतें अधिक हो जाती थी तो अक्सर श्रमिक हिंसात्मक तरीके से अपना
अपनाकर हिंसात्मक जो तरीका उसको अपनाकर तोड़फोड़ वगैरह करते थे। अब इससे क्या होगा जो देखोगे मैक्सिमम लॉस की स्थिति नजर आएगी। जब हड़ताल वगैरह होगा, तोड़फोड़ होगा, यानी गवर्नमेंट की जो संपत्ति है और या फिर कंपनी जो संपत्ति वो टूट-फूट होगी, तो ऑब्वियस है लॉस जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काम पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो श्रमिक संघ है वो जरूरी है। बोला जाए कि श्रमिक संघ से ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है, साथ ही वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में भी सफल होते हैं। यानी कि वो देखो श्रमिक की जो जरूरत होती है, मांग होती है, उसको भी पूरा करने के लिए इसमें जो कि सफलता मिलती है। अब आगे देखो बोला जाए कि श्रमिक संघ इस असंतोष को बाहर निकालने का रास्ता देते हैं और इस प्रक्रिया में श्रमिकों को सामूहिक रूप से अपनी मांगे प्रबंधकों के सामने रखने के लिए औपचारिक मंच प्रदान करते हैं। यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं कहीं ज़्यादा हैं, मगर वे उन्हें सामने ला नहीं सकते क्योंकि उनके पास एक सामूहिक मंच का अभाव होता है। जैसे देखो यहाँ पे बोला जाए कि जो आपका श्रमिक संघ है या ट्रेड यूनियन है, ये देखो फॉर्मल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, पर इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई ट्रेड यूनियन वगैरह है नहीं। इस वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं वो शोषित होते रहते हैं और उनके पास जो कि इस तरह कोई एक मंच नहीं जहाँ पर वो अपनी आवाज़ रख सके, जिसके कारण देखो उनकी जो स्थिति कार्य स्थिति होती है, कार्य का माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो काफ़ी दयनीय टाइप का भी हो जाता है। इसलिए बोला जाए कि जो आपका श्रम संघ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रमिक कल्याण के रूप में। भारत में श्रमिक संघ आज कमजोर स्थिति में है। अब देखो श्रमिक संघ तो है पर वो कमजोर स्थिति में बताया जा रहा है। आर्थिक सुधार के बाद से देखोगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण की दिशा में होने वाला परिवर्तन और राज्य के घटते हस्तक्षेप ने श्रमिक संघों को और अधिक कमजोर कर दिया। यानी जो हमारा आर्थिकरण हुआ था, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था, 1991 का जो रिफॉर्म वगैरह आया था, जिसमें देखो इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, यानी कि पूंजीवाद को बढ़ाने पर जो कि बल दिया गया। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो इसमें देखो जो आपका श्रम से संबंधित जो कानून था वो जो कि धीरे धीरे कमजोर होते हैं और आज भी देखोगे श्रम से संबंधित जो कानून वगैरह हैं वो काफ़ी कमजोर होते चले जा रहे हैं। फलतः देखोगे औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये श्रमिक संघ बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इसी तरह देखो बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण हुआ उसमें जो परिवर्तन हो रहे थे, इससे देखो राज्य के जो हस्तक्षेप थे श्रमिक कल्याण के संबंध में, श्रमिक संघ के संबंध में, वो लगातार घटते जा रहे थे। इस वजह से ये जो आपका संघ है वो अधिक कमजोर होता चला गया। फलतः औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये श्रमिक संघ बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखोगे उद्योगपतियों का संगठन भी एक शक्तिशाली दबाव समूह के रूप में कार्य करे। अब देखो जैसे श्रमिकों का एक यूनियन है ना, वैसे जो उद्योगपति उनका भी एक यूनियन है। तो अब जब देखो आर्थिक रिफॉर्म वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो उद्योगपतियों के फेवर में ज़्यादा कानून बन रहे हैं, जबकि अब इससे क्या हो रहा है, जो श्रमिक संघ के संबंध में जो कानून वगैरह थे पहले वो जो कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसलिए बोला जाए जो आपका ट्रेड यूनियन है वो भी आज जो को काफ़ी ज़्यादा जो कि वो उस पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहा और वो भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। अब देखो जो आपके उद्योगपति हैं एक शक्तिशाली दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं और अपने पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित कर श्रमिक संघ को कमजोर कर रहे हैं। भारत में श्रमिक संघों को विभिन्न राजनीतिक दलों के घटक के रूप में कार्य करना भी इनकी प्रभावहीनता का एक प्रमुख कारण है। देखो यहाँ पे बताया जाए कि जो भारत में श्रमिक संघ वगैरह है ना, जो ट्रेड यूनियन वगैरह है, वो क्या होता है राजनीति से साठगांठ कर लेते हैं, अपना जो कि राजनीति में वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं, मतलब जो राजनीतिक दल उनसे जुड़ जाते हैं। अब इससे क्या, जब आप किसी एक पार्टी से जुड़ जाओगे और कल को उस पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आपको मान लो पार्टी जो कि कुछ अपना नया बिल वगैरह लेकर आई आर्थिक रिफॉर्म को लेके, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, तो क्या होगा अगर यहाँ पे अगर लेबर लॉ को वो कमज़ोर करती है तो ऑब्वियसली लेबर लॉ इनसे तो मिली जुली है, तो ये इनसे ऊपर बात करके बोलेंगे ठीक है भैया आप जो कि ज़्यादा हल्ला मत करिएगा, शोर मत मचाइएगा, हम इस तरह के लॉ वगैरह ला रहे हैं, शांति बनाए रखिएगा, हम आपके बारे में भी सोचेंगे, देखेंगे, अभी हमको जो कि इस तरह के रिफॉर्म वगैरह करना है। तो अब इससे क्या हो, जो आपका ट्रेड यूनियन है वो भी एक तरह से देख लो वो भी ज़्यादा जो कि प्रभावशाली नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव बन जाता है, क्योंकि उसने भी जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से कुछ न कुछ लाभ लिया होता है पहले के से। तो मिला जुला के करप्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है कि साठगांठ से करप्शन वगैरह बढ़ता है, जिससे जो कि ट्रेड यूनियन वगैरह जो कि अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते। फलतः आज औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके शोषण की संभावना भी वृद्धि हुई है, जिसको देखो 2009 की मंदी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब आपका 2009 का मंदी, आर्थिक मंदी आया था पूरे विश्व में, तो उस आधार पर आपको जो कि काफ़ी जो औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक थे उनका भी शोषण हुआ, उनको भी जॉब से निकाला गया। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिली थी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है भारत में बाल श्रमिक, राइट। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को देखो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बस वही बता रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे वगैरह हैं जो काम वगैरह करते हैं, नगरों में काम करते हैं, गाँव में काम करते हैं, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते रहते हैं। यही सब बातें यहाँ पे मतलब एक तरह से ऐसे टाइप का पूरा ये पॉइंट वगैरह है। तो इस पॉइंट को मैं देखो यहाँ पर नहीं कराऊँगा। देखो यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट का प्रयास बता रहा है कि आर्टिकल 24 है कि आप मतलब
बच्चों से खतरनाक काम वगैरह नहीं करा सकते, बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, 39E, F वगैरह ये सब मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, बट कुछ खास ऐसा निकल के यहाँ पे आता नहीं है। और डेटा वगैरह भी काफ़ी पुराने हैं, तो इसको मैं सोचा हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक कराऊंगा इसको देखो करंट से कोई आर्टिकल होगा वहाँ से उठा के, जो कि इस पर अभी रिसर्च करना है, तो वहाँ से आर्टिकल वगैरह कोई होगा, वहाँ से कुछ पॉइंट वगैरह अच्छे निकलेंगे, तो वहाँ से मैं ये वाला आपका जो टॉपिक है भारत में बाल श्रमिक वाला, इसको मैं कराने की सोच रहा हूँ। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं जो कि इसी बुक से इसको करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में।